इस वक्त तमाम जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी नज़रें अमरीका पर हैं, मगर अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा का एलामिया जारी करने से भी रोक दिया। अमरीका ने इसराइल को $735 मिलियन असलहा फ़रोख्त करने की तरफ इसराइल फ़लस्तीनियों पर ज़मीन तंग कर रहा है और दूसरी जानिब भारत भी मुसलमानों के दिल ज़ख्मी करने के एजेंडे पे चल रहा है। अब पिछले 2 हफ्तों से आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि जी इसराइल के वहशियाना फ़ज़ाई हमलों में 200 अफराद शहीद हो चुके हैं और इसमें 58 मासूम फूल भी शामिल हैं। अब इस जंग की इब्तिदा इसराइल ने खुद की। इसराइल फ़ौजी मस्जिद अक्सा पर हमलावर हुए, बच्चों, बूढ़ों, ख़वातीन पर शेलिंग की, रबड़ की गोलियां बरसाईं और इसराइल इस वक्त गजा पर तकरीबन 100 के करीब हमले कर चुका है। यानी अगर मैं कहूँ कि हैवानियत की तमाम हदें अबूर कर दी, पार कर दी तो गलत नहीं होगा। अच्छा, इस वक्त मुस्लिम उम्मा और अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार बहुत अहमियत का हामिल है, बहुत अहम किरदार है। आज अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हुआ, उसमें इसराइल को लगाम डालने के लिए कोई नतीजा नहीं निकाला गया और OIC का भी जो इजलास हुआ जिसमें करारदाद मंजूर की गई कि आलमी इदारे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। अच्छा, इस वक्त तमाम जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी नज़रें अमरीका पर हैं, मगर अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा का एलामिया जारी करने से भी रोक दिया, अब जिसकी तस्दीक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने खुद की है। अब दूसरी जानिब अगर आप देखें तो अमरीका ने इसराइल को $735 मिलियन असलहा फ़रोख्त करने की भी मंजूरी दे दी है, जिस पर जो बाइडन की अपनी जमात के अरकान बहुत हैरान हैं और उनका क्या कहना है कि इसराइल को हम फ़रोख्त करना और हमले रोकने के लिए दबाव ना डालने से खुरेज़ी मज़ीद बढ़ेगी। अच्छा, इसराइल से मुतालिक जो करारदाद है वो पेश करने के लिए कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर ख़ारजा जो है शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने क्या कहा कि पाकिस्तान दीगर इस्लामी ममालिक के साथ मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास तलब करने का मुतालिबा कर रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि तुर्की, फ़लस्तीन, सूडान के जो वज़ीर ख़ारिजा हैं उनसे मिलकर न्यूयॉर्क जाएंगे और फ़लस्तीन के मामले को वहाँ जाके उठाया जाएगा। अब कल यूरोपीय यूनियन ने भी मामले पर इजलास तलब किया है। इंसानी हकूक़ के जो अलमबरदार हैं उनके लिए मेरे ख्याल से यही वक्त है कि वो अपनी इंसानियत का प्रैक्टिकली सबूत दें और इसराइल की बर्बरियत को रोक कर प्रैक्टिकली सबूत दें इस बात का। शायद साहब, ये जो हो रहा है, अब पाकिस्तान और जो मुस्लिम ममालिक हैं वो इसराइल को रोकने के लिए किस हद तक प्रेशर डाल सकते हैं? आपको क्या लगता है कि जब ये आवाज़ उठाएंगे तो प्रेशर बिल्ड किया जा सकता है या नहीं? अगर आज सऊदी अरेबिया ऑयल एक्सपोर्ट्स रोक दे तो दुनिया की इकोनॉमी हिल जाएगी। तो ये बात तो नहीं कह सकते कि इस्लामी ममालिक के पास कोई वसाइल ही नहीं है या कुछ चाह रहे कि उनके पास नहीं है सिवाय इसके कि वो इसराइल के मजालिम को बर्दाश्त करें। यकीनन आवाज़ उठाई जा रही है और ये समझना कि इसका कोई असर नहीं, ये भी गलत चीज़ है। देखिए, मैं कहता हूँ डिप्लोमेसी इज लाइक ए बैटल ऑफ द माइंड, और इस वक्त बैटल ऑफ द माइंड हो रही है अमेरिका के माइंड के लिए, और उन पर जितना भी प्रेशर डाला जाए, आलमी राय को मुआफ़िक किया जाए, उनको समझाया जाए कि आप वाहिद मुल्क है जो कि इसराइल की हिमायत कर रहे हैं। और फिर बाइडन को ये भी याद दिलाया जाए कि आप अपने इलेक्शन कैंपेन में ह्यूमन राइट्स की बात करते थे और फ़लस्तीन के बारे में भी जो आपने ख्यालात किए थे निस्बतन मुतवाज़िन थे। अब वो पॉलिसी किधर गई? मैं समझता हूँ कि अब तक जो कुछ बाइडन ने कहा है वो उससे हम यही समझते हैं कि वो कुछ डिप्लोमेसी इस्तेमाल हो रही है। और आज उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने बल्कि पहली बार इसराइल पे एक एतराज़ उठाया कि वो साबित करे कि ये जो मीडिया बिल्डिंग को गिराया गया था वहाँ पे कोई टेररिज्म की शहादत थी। तो गोया कि जो इजरायली वर्जन है उसको अमेरिका ने कबूल करने से कम से कम इनकार नहीं किया, तो कम से कम उसको सवाल तो उठाया है। तो देखिए, अमेरिका का एक बड़ा रोल बनता है। ये इजराइल की इतनी ताकत कैसे है, वो उसकी सारी बुनियाद ये है कि अमेरिका की पूरी पुष्ट बनाई है, हर किस्म की फौजी, अखलाकी, इक़्तिसादी इमदाद जो है, डिप्लोमेटिक इमदाद जो है अमेरिका को की तरफ से इसराइल को मिलती है। वरना इसराइल छोटा सा मुल्क है, क्या कर सकता है? लेकिन जब अमेरिका एक सुपर पावर उसके साथ मिल जाता है तो फिर उसमें वजन आ जाता है। तो वही सुपर पावर जो है एक लिहाज से मसाइल की जिम्मेदार है, और वही सुपर पावर इसी पोजीशन में है कि इसराइल पे प्रेशर डाल के हालात को बेहतर करे। तो ये एक अजीब किस्म का डायलेमा है कि जिसकी वजह से ये मसला पैदा हुआ है, वही इस मसले का हल करने की सलाहियत रखता है। बाकी ममालिक का तो कोशिश यही है कि अमेरिका को समझाया जाए कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उससे ना आपको फायदा हो रहा है, ना किसी आलमी अमन को शायद नुकसान पहुंच ही रहा है, और आप बदनाम हो रहे हैं क्योंकि इसराइल तो वॉर क्राइम्स कर रहा है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, वॉर क्राइम्स कर रहा है। जर्नलिज्म के खिलाफ जो इल्जाम उठाया है, मतलब बिल्डिंग को उड़ाया है, ये तो बिल्कुल सरीहन एक फ्रीडम ऑफ प्रेस के खिलाफ बात जाती है। बच्चों को मारा जा रहा है, सिविलियन आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। तो इसराइल की पॉलिसियां जो है वो न सिर्फ इसराइल को बदनाम कर रही हैं बल्कि अमेरिका के लिए भी यकीनन एक बाइसे शर्म है, और उम्मीद करनी चाहिए कि जब जितना दबाव अमेरिका पर बढ़ेगा उसका नतीजा कुछ मस्बत आएगा।
ठीक है। अच्छा शाहिद साहब, इसराइल की जानिब से जो मीडिया पर भी हमला किया गया, इस पे मैं जरा आपका मौकिफ चाहूंगी, क्योंकि इसराइल का मौकिफ ये है कि जी हम सेल्फ डिफेंस के लिए हमले कर रहे हैं। अब मीडिया से इनको क्या खतरा है, कैसा सेल्फ डिफेंस? या हो मतलब उनका वर्जन ये है कि उस बिल्डिंग में दहशतगर्दों ने अपने ठिकाने बनाए हुए थे, तो उस पर अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा अच्छा तो फिर आप शहादत सामने लाए ना कि दहशतगर्द वहां पे कहाँ मौजूद थे, आपके पास क्या शहादत है। ये बिल्कुल झूठ है, जाहिर है उन्होंने उनको तकलीफ थी, अल जजीरा की खासतौर पर रिपोर्टिंग की, और एपी जो अमेरिका की नंबर 1 न्यूज एजेंसी है वो भी वहाँ मौजूद थी। लेकिन मेरे ख्याल में इसराइल ने बड़ी गलती की है, क्योंकि इसमें वो आता है प्रेस फ्रीडम को आपने चैलेंज किया है, जो कि एक्सेप्टेड वैल्यू है दुनिया के अंदर, वेस्ट के अंदर भी। इसराइल की पॉलिसियों से मैं समझता हूँ कि इसराइल को ही नुकसान पहुंच रहा है। देखिए, इसराइल ने 200 फलस्तीनियों को तो शहीद कर दिया है, लेकिन खुद इसराइल के 10-12 लोग मारे गए हैं और सुनाए 150-200 जख्मी हुए हैं। तो इसराइल की हुकूमत ये दावा करती है कि हम जो कुछ कदम उठा रहे हैं वो अपने अवाम को की सलामती के लिए कर रहे हैं। तो सलामती कैसी है? वो अवाम तो वहाँ पे इजरायली अवाम तो हर वक्त परेशान बैठे हैं, किसी वक्त कोई मिसाइल आएंगे किसी को मार सकता है। तो इसराइल की पॉलिसियों ने खुद इजरायली आम शहरी की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। तो मेरे ख्याल में इसराइल के अंदर भी एक यकीनन दोबारा एक जज्बा आएगा कि ये पॉलिसियां कुछ हासिल नहीं कर रही हैं और इसको रोका जाए। और इस वक्त जहां तक मुझे अंदाजा है कि खासतौर पर मिस्र की तरफ से बैकग्राउंड में डिप्लोमेसी हो रही है और अमेरिका की तरफ से, और गालिबन ये 2-4 दिन में ये मामला कुछ न कुछ सूरत हाल में कुछ बेहतरी आएगी। माजी में भी हमने देखा है कि ये 4-5-6 दिन चलता है, उसके बाद मामला रुक जाता है। जो अगर हम अमेरिका की बात करें, खास तौर पे जो बाइडन साहब है, जो जमहूरियत के बहुत दावे करते हैं, इतना सब होने के बावजूद असला फरोख किया जा रहा है कि अमेरिका एक तरफ कहता है कि दोनों फरीक अवाम का ख्याल रखें, हमले ना करें, और दूसरी जानिब इसराइल को इस सिचुएशन में, सूरत हाल में असलहा फराहम किया जा रहा है। ये अमेरिका एक्चुअली किसके साथ है? क्या ये मुनाफकत नहीं है, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है, दोहरा मयार नहीं है इनका? है, बिल्कुल मुनाफकत, डबल स्टैंडर्ड भी है, लेकिन देखिए इससे एक लीवरेज भी अमेरिका को मिलती है। अब अमेरिका की तरफ से इसराइल को इस्लाह आ रहा है तो अमेरिका जो है उसको रोक के इसराइल पे प्रेशर भी तो डाल सकता है ना। जो हाथ देता है उसको एक सुपीरियर पोजीशन तो हासिल हो जाती है। ये हर एक बात तस्लीम करता है कि अगर इसराइल पे किसी का दबाव आ सकता है या असर रसूख हो सकता है वो अमेरिका, उसके अलावा किसी मुल्क का इसराइल में बस नहीं चलता। नहायत ही वो बेशरम बेगैरत लोग हैं, उनको दुनिया सारी गालियां दे, उनको कोई परवाह नहीं। इस वक्त भी, हमेशा माजी में भी उनको लोगों ने शदीद उनकी तनकीद की है, सारी दुनिया में उनके खिलाफ अखबारों ने लिखा और मुजाहरे हुए, हुकूमतों ने किया, लेकिन इसराइल की के ऊपर कुछ असर नहीं होता है। असर किसका पड़ता है? जब अमेरिका की तरफ से प्रेशर आता है। तो अमेरिका के पास एक उनका लीवरेज तो मौजूद है। अब सवाल यह है कि बाइडेन साहब उसको कहां तक इस्तेमाल करेंगे। मैं भी नाउम्मीद नहीं हूं। मेरे ख्याल में उनका रिकॉर्ड ये था, फिर ट्रंप की पॉलिसी के बरक्स भी तो एक पॉलिसी इख्तियार करना चाहते हैं और ट्रंप की इतनी मजम्मत करते रहे हैं, तो फिर आप ट्रंप की प्रो इजराइल पॉलिसी के मुकाबले में एक मुतबादिल पॉलिसी इख्तियार करें ना। अरे शायद साहब, पाकिस्तान और तुर्की और जो दीगर मुस्लिम ममालिक हैं, उनके वज़रा ख़ारजा साथ जब न्यूयॉर्क जाने का कह रहे हैं, इससे कोई नतीजा निकलता आपको दिखाई दे रहा है? साथ ही जरा आपका लास्ट कमेंट मैं इस पर भी चाहूंगी कि जो OIC की करारदाद है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? करारदाद तो अच्छी है, और जैसे मैंने कहा कि 50 से ज्यादा मुल्क अगर एक पोजीशन लेते हैं, दुनिया में यूनाइटेड नेशन की 1/4 मेंबरशिप मुसलमानों की है, तो ये कहना भी गलत है कि इसका कुछ असर नहीं होता। असर कहीं ना कहीं तो होता है, शायद आपको फौरी तौर पे महसूस ना हो, लेकिन मैंने कहा इट्स बैटल फॉर द माइंड, इट्स बैटल फॉर द माइंड। जब अमेरिका में एक एहसास ये डेवलप होता जाएगा कि सारी दुनिया हम पे प्रेशर डाली है, हम अकेले रह गए हैं इसराइल के दिफा में, तो फिर बाइडेन अपनी पॉलिसियां जो थी, जो उनका मादी का स्टांस था, उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। यकीनन इसका कुछ फायदा है, लेकिन ये कि हमारे वजीर खारजा जा रहे हैं, तुर्की वजीर खारजा, एक अलामती बातें हैं। देखिए, पाकिस्तान का और दीगर ममालिक का एक मार्जिनल रोल है। हम इस पोजीशन में नहीं है कि इसराइल की पॉलिसियों को तब्दील कर सके। ये जरूर है कि सारे मुल्क मिलकर दबाव डालें, जिसमें पाकिस्तान शामिल है, OIC शामिल है। इसका मैं समझता हूँ एक मस्बत नतीजा निकलता है। और हमारी तरफ से जो भी कोशिश की जाती है बिल्कुल ठीक है, तो फिर हमारे अवामी तवक्कुआत भी है। आपको मालूम है पाकिस्तानी पब्लिक ओपिनियन बहुत मुश्तिल है इस सब्जेक्ट पे, तो तवक्को रखती है हुकूमत को बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। तो ये यूनाइटेड नेशन जाना एक किस्म की अच्छी बात है, वहां जाके ज्यादा प्रेशर आपको